सपोज दैट आप कहीं से आए हो और आके आप एक जगह पे रुक जाते हो, वहाँ पे आपको दो डाइवर्जेंस मिलते हैं, एक लेफ्ट की तरफ जाता है, एक राइट की तरफ जाता है। अब आपको जाना है लेफ्ट की तरफ, लेकिन लेफ्ट की तरफ का रास्ता थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा है, आपको नहीं पता है कि कहाँ पे खाई है, कहाँ से राइट टर्न होना है, कहाँ से लेफ्ट टर्न होना है। वहीं आपके पीछे एक व्यक्ति खड़ा है जिस जो आपको गाइड करता है कि आगे से जाके आप लेफ्ट ले लेना, अगर आप आगे से जाके राइट लोगे तो वहाँ पे गड्ढा है, वहाँ पे आप गिर सकते हैं। तो आपका क्या हुआ, एक तो कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ और दूसरा आपको एक गाइडेंस मिल गया। अगर वो व्यक्ति नहीं रहता तो भी आप रास्ते पे पहुंच ही जाते, मंजिल पे पहुंच ही जाते, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती कि आपको थोड़ा सा टाइम लगता, थोड़ा सा आप फेस करते उस सारी डिफिकल्टीज को, उसके बाद जाते। तो यही प्रोसेस होता है एक मेंटोरशिप का। तो जब इंसान क्लास 10 से क्लास 11 में आता है तो मेंटोरशिप बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है, इसलिए क्योंकि इंसान आपको गाइड कर सके। तो मैं आज के लिए आपकी मेंटोर हूँ, जो क्लास 11 की साइंस स्ट्रीम के बारे में मैं आपको गाइड करने वाली हूँ, क्योंकि मैं भी साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट हूँ। तो मैं आपको अच्छे से गाइड कर सकती हूँ कि 11 में कौन सी स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए, ऐसा क्या करना चाहिए जिससे आपके जो क्लास 11 और क्लास 10 के बीच का जो लैप्स है, जो गैप है, वो आपको बिल्कुल महसूस ना हो और आपका जो जर्नी एकदम स्मूथ चले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दिस इज मुस्कान परवेज, वेलकम यू ऑल ऑन योर ओन यूट्यूब चैनल। सो लेट्स स्टार्ट। तो आपने तो ये बात सुनी होगी कि हर कोई कहता है कि क्लास 10 जितना ही ईजी होता है, क्लास 11 12 उतना ही डिफिकल्टीज होता है। 10th तो कुछ भी नहीं है, जितनी सारी चीजें आपने 10 साल में नहीं पढ़ी वो सारी कसर आपकी 11 में पूरी हो जाती है। हम ये परसेप्शन सुना है, लेकिन हमें अपनी सोच बदलनी है। आपने सुना है ना कि गाय दूध देती है, सबने सुना है ना। गाय दूध देती नहीं है, गाय का दूध निकालना पड़ता है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। सुना है ना आपने? नहीं, कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। तो हमें अपनी परसेप्शन, अपनी थिंकिंग को चेंज करनी है। हमें बहुत साल से सुनना आ रहा है कि क्लास 11 टफ होता है, क्लास 12 टफ होता है, लेकिन हमें अपना परसेप्शन चेंज करना है। तो हमें क्या चाहिए, दो चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक है स्ट्रैटेजी की हम कौन सी स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे, दूसरा है टाइम फ्रेम, हम कब करेंगे और कितने टाइम में करेंगे, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो हमें पता है कि क्लास 11 का जो सिलेबस है काफ़ी वास्ट है, इस बात से तो हम डिनाई नहीं कर सकते, लेकिन आगे जाके हमको कितना सिलेबस कवर करना है, कितना पढ़ना है, इन सारी चीज़ों पर फोकस ना करते हुए हम पर चैप्टर का टारगेट लेके पढ़ेंगे और पर चैप्टर हमारी क्या स्ट्रैटेजीज होगी, कितने लेवल पे हमारे प्रिपरेशन होंगे, ये जाके हमारे पूरा साल डिसाइड करेगा। एक तो हमारी बेसिक लेवल की प्रिपरेशन होगी जो कि बोर्ड्स के लिए होगी, और एक हमारे एडवांस लेवल की प्रिपरेशन होगी जो कि किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम को क्लियर करने के लिए होगी। तो इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करके मैं एकदम 100% गारंटी दे रही हूँ कि जो बच्चे ट्यूशन पढ़ते हैं, जो बच्चे ट्यूशन नहीं पढ़ते, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं आने वाला है अगर आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं, क्योंकि ट्यूशन टीचर आपको कोई भी घोल के पिलाने वाले नहीं है। जो करना है आपको करना है, बस टीचर एक गाइडेंशिप देते हैं, जो कि गाइडेंशिप आपको यहाँ से जरूर मिले। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि क्लास 11 की प्रिपरेशन सही करने की टाइमिंग क्या है। क्या हम समर वेकेशन की बात करें, क्या हम मई खत्म होने की बात करें, क्या हम जून के फर्स्ट वीक से स्टार्ट करें, या फिर हम अभी से स्टार्ट कर दें? तो आपका बेस्ट आंसर है कि अभी से स्टार्ट कर दीजिए। कोई शुभ मुहूर्त का वेट मत कीजिए, इट्स नाउ और नेवर। तो सबसे पहले हम अभी से स्टार्ट कर देंगे। और ये भूल जाइए कि आप 10 में टॉपर थे, भूल जाइए 10 में आपके 65 आए थे, भूल जाइए आप किस सब्जेक्ट में टॉपर थे, किस सब्जेक्ट में आप वीक थे। क्योंकि क्लास 11 और 12 वो है जो राजा को रंग और रंग को राजा बना सकता है। ठीक है, मैंने कितनी खामोशी से करी तो सफलता पूरे शोर मचा दे। तो अभी से शुरू कर दीजिए। पढ़ना क्या है तो मैं बताऊंगी कि एनसीईआरटी को बिल्कुल स्किप नहीं कर सकते हैं। केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए एनसीईआरटी इनफ होती है, लेकिन फिजिक्स के लिए मैं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा रेफरेंस बुक की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग प्रदीप की रेफरेंस बुक ले लेते हैं, ओसवाल की ले लेते हैं, एसएल अरोड़ा की ले लेते हैं। तो मैं आपको एक ही रेफरेंस बुक बोलूँगी कि जो भी रेफरेंस बुक लेना है एक लीजिए, चाहे बायो के ले लीजिए, केमिस्ट्री के लिए लीजिए, फिजिक्स लीजिए। मल्टीपल रेफरेंस बुक की कोई ज़रूरत नहीं है, इससे आपका टाइम वेस्ट होगा, आपकी एनर्जी लॉस होगी एंड नथिंग विल बी गो ऑन वर्क। ओके, बेसिक लेवल की प्रिपरेशन में हम कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड करेंगे? तो बेसिक लेवल की प्रिपरेशन में सबसे पहले आप अपने क्लास का कोई भी लेक्चर मिस मत कीजिए। जैसे कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, क्योंकि अगर आपने क्लास 11 का कोई भी एक टॉपिक, पर्टिकुलर टॉपिक मिस कर दिया, कोई भी एक लेक्चर मिस कर दिया, तो उससे सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड होती हैं। अगर आपने एक लेक्चर मिस कर दिया तो आने वाले लेक्चर्स आपको समझ में नहीं आएंगे, इसलिए प्लीज़ बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो पहली हो गई कि स्कूल में जो पढ़ाई जाती है वो आपका बेसिक में आ गया। दूसरा कि एनसीईआरटी के जितने इंडेक्स क्वेश्चन है, जितने एग्जाम्पल्स है, जितने एक्सरसाइजेज है, उन सारे को आपको करना है और उसी दिन करना है जिस दिन वो टॉपिक पढ़ाई जा रही है। वरना बैकलॉग इज द मेन स्ट्रीम, जो कि क्या है, सबका 11 और 12 बेकार करने के पीछे की वजह से बैकलॉग है कि जो चीज़ें पढ़ाई जाती है आप उसको उस दिन कंप्लीट नहीं करते। इसी की वजह से बहुत सारे लोगों का बैकलॉग रह जाता है और 11 पूरी बर्बाद हो जाती है। तो जो टॉपिक जिस दिन पढ़ाया जा रहा है उसी दिन कीजिए। और नेक्स्ट आ जाता है आपका कि आप किसी एक रेफरेंस बुक से पढ़ाई कीजिए और डीपीपी डेली सॉल्व कीजिए। यानी कि जो भी टीचर्स आपको क्लास में करवा रहे हैं एक दो क्वेश्चन, उसको ये मत दीजिए कि ये टॉपर है ये लिख लेगा तो इसके कॉपी में से मैं चीट करूंगी, बिल्कुल नहीं। आपको खुद सॉल्व करना है, नहीं आएंगे तो जो टीचर बताएंगे उसको वहीं पे लिखना है जहाँ पे आपने गलती की है, ताकि आपने क्या गलती की थी और टीचर ने क्या समझाया, दोनों के बीच में डिफरेंशिएट आपको पता चले। और ये जो रफ और फेयर कॉपी का जो कॉन्सेप्ट है, प्लीज क्लास 11 में इसको फॉलो मत कीजिएगा। आपके लिए ना कुछ रफ है ना कुछ फेयर है, जो है उसकी एक ही कॉपी, गलत होगी तो उसी कॉपी में, सही होगी तो उसी कॉपी में, क्योंकि आपको आपकी गलती की रियलाइजेशन करवाना बहुत जरूरी है। इसलिए आप रफ मत रखिए, क्योंकि रफ कॉपी फिर कहाँ गुम हो जाती है आपको पता नहीं चलता। तो एक ही कॉपी में रखिए जिसमें आप क्लास वर्क भी कर सके, सही भी हो तो उसी कॉपी में और गलत भी हो तो उसी कॉपी में। नो रफ कॉपी एंड नो फेयर कॉपी इज अलाउड फॉर यू ऑन क्लास 11 एंड 12। गॉट इट? बात करते हैं एडवांस लेवल की कंपटीशन की। यानी कि अभी भी बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्होंने डिसाइड कर लिया कि उन्हें जाके आगे नीट देना है, जेईई देना है, या फिर अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम सीयूईटी वगैरह जो भी देना है। तो उन लोगों के लिए कि एडवांस लेवल पे आप क्या प्रिपरेशन करेंगे, तो एनसीईआरटी की जितनी भी चीज़ें आपने पढ़ रखी हैं उसको आप
किसी भी लेक्चर से डीपीपी डाउनलोड करके, बहुत सारे हैं जैसे फिजिक्स वाला है, अनअकैडमी, वहाँ से आप डीपीपी डाउनलोड करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, या फिर आपने जो रेफरेंस बुक ली है एसएल अरोड़ा की, प्रदीप की, इन सारे रेफरेंस बुक से आप उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये आपकी एडवांस लेवल की प्रिपरेशन हो गई। रही बात क्लास 11 में, तो क्लास 11 में तो बोर्ड्स आने वाले नहीं है, इसलिए हम मान के चलते कि 31 जनवरी तक हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। इस हिसाब से देखा जाए तो हमारे पास बहुत सारे वीक्स बचे हुए हैं, और पर मंथ का टारगेट अगर हम हफ्ते में, वीक्स में 2 चैप्टर भी करते हैं तो हमारा सिलेबस टाइम से कवर हो जाएगा। ये बोलने में तो आसान लग रहा है, सुनने में भी अच्छा लग रहा है, लेकिन जब आप पढ़ने जाएंगे तो आपको पता चलेगा कई कई चैप्टर्स, कई कई टॉपिक तो ऐसे हैं जो जिसमें सोली 1 हफ्ता लग जा रहा है या फिर 2 हफ्ता भी लग जा रहा है। तो कोई बात नहीं है, हम लोग इस चीज़ को करेंगे, करते करते हमें समझ में आ जाएगा, हमें आइडिया लग जाएगा, और इस हिसाब से हमारा सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन इसी में आपकी बेसिक लेवल और एडवांस लेवल की तैयारी हो जाएगी। उन बच्चों के लिए जो आगे जाके कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की तैयारी नहीं करना चाहते, उनका मकसद सिर्फ बोर्ड्स है और 12 बोर्ड्स ही है, तो उनके लिए मैं बता दूं कि बेसिक लेवल की तैयारी और एक रेफरेंस बुक से कुछ चुनिंदा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना मोर देन इनफ है आपके बोर्ड्स में अच्छे नंबर स्कोर करने के लिए। लास्टली मैं इस टॉपिक पे बात करना चाहूंगी कि अगर आपके पास 11th की बुक नहीं है तो प्लीज आस पड़ोस से किसी से मांगने की कोशिश मत कीजिए, न्यू बुक खरीदिए, क्योंकि जो नए किताब में पढ़ने की जो जील होती है, जो जिद होती है, जो नी इंटरेस्ट होता है, वो पुराने बुक से पढ़ने में नहीं आता है। तो प्लीज क्लास 11 में एनसीईआरटी के सेट ऑफ बुक्स 800-900 के करीब में पूरी मिल जाती है क्लास 11 के लिए, तो प्लीज आप एनसीईआरटी की बुक्स खरीदिए। नहीं खरीदिए, रेफरेंस बुक्स कहीं से मिल जाती है तो वेरी गुड, लेकिन आप एनसीईआरटी की नई बुक खरीदिए, नई कॉपीज खरीदिए और पढ़ने बैठ जाइए। उसके बाद जब धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा तो क्लास 11 आपको इंटरेस्टिंग लगने लगेगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।